आपने हमारे वर्ल्ड के मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने प्ले किया है। चलो, ये हुआ क्या था कि मैं अपने घर में बैठा था और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ओर से फ़ोन आया। आप मानेंगे नहीं, हम लोग ना एकदम हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन हट गई, क्योंकि आप किसे देख रहे हैं और हम जो भी परफॉर्म कर रहे थे उस पर मोदी जी टेबल बजा रहे थे। आपके लिए साधना क्या है? साधना समर्पण होता है, पहले प्रेम होता है, फिर त्याग और फिर मौन। तो साधना आपके लिए क्या है? सिर्फ ईमानदारी। कई सारे म्यूजिक कंपोजर्स हैं, जैसे अजय अतुल जी, सलीम सुलेमान और हिमेश रेशमिया जी। इनके साथ भी आपने काफी क्लोजली काम किया है। कि सभी का एक स्टाइल अलग है। अमित त्रिवेदी जी का एक स्टाइल अलग है, उनके सॉन्ग्स का एक फ्लेवर अलग है। सलीम जी का एक अलग फ्लेवर है, अजय अतुल जी का एक अलग ही फ्लेवर है। अभी शेखर जी के साथ भी मैंने 2 गाने रिसेंटली किए, उनका भी एक अलग म्यूजिक सोचने का एक तरीका है। और आप जब भी सोनाक्षी सिन्हा को आप स्क्रीन पे जब भी वो आई है, और तब वो संतूर का बैकग्राउंड या प्लकिंग्स जो मैंने की थी वो आपको सुनाई देगी। और अभी रिसेंटली मुझे 1-2 दिन पहले ही पता चला कि हीरा मंडी को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, उसमें सोनाक्षी को भी शायद कुछ अच्छा एक अवार्ड मिला है, शायद बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का कुछ ऐसा अवार्ड मिला है। तो तो ये जीत पर्सनल की लगती है। ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लता जी या फिर A.R. रहमान साहब? ऑलवेज लता जी। सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड? You've heard his mesmerizing performance in Hiramandi, his magic in Avatar and Panchayat, and so on. His performance in front of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the Ambani family is a true honor earned through sadhana. His experience, his name, and so much more. Welcoming Shri Mangesh Jagtap sir, a name that defines pure musical brilliance. नमस्ते सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ पॉडकास्ट करना स्वीकार। हाँ, नहीं, ये तो मेरा प्लेजर है। संतूर, जी। जिसे संस्कृत में शततंत्री वीणा भी कहा जाता है। शत यानी 100 और तंत्री यानी तार या सूत्र। तो इंस्ट्रूमेंट दैट हैज 100 स्ट्रिंग्स। संतूर, जो आपका सारथी भी है। जी। ज्यादातर संतूर का संबंध क्लासिकल म्यूजिक से ही माना जाता है, पर आपने संतूर को मॉडर्न म्यूजिक से जोड़कर एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाया है। तो सर, व्हाट मेड यू चूज टू चेंज दिस परसेप्शन? सबसे पहले तो कम ऑन क्लैप के सभी दर्शकों को मंगेश जगताप का सादर नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि संतूर बेसिकली क्लासिकल म्यूजिक में ज़्यादा उपयोग किया गया है, तो थोड़ा सा मैं इसके हिस्ट्री बताता हूँ कि संतूर जो है बेसिकली पार्शियन इंस्ट्रूमेंट है, और दुनिया के हर देश में, हर बड़े देश में लगभग उसका अलग अलग नाम है, लेकिन वो बजाया जाता है। जी। हमारे देश में इसका जो उद्गम हुआ है ये पहाड़ों की वादियों से हुआ, यानी जैन के, और ये इस तरफ से हुआ है। तो पहले इसे सूफियाना मौसीकी में संगत के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, अकम्पनीमेंट के रूप में इसको लिया जाता था। फिर धीरे 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 इसका स्वरूप बदलते गया, इसका साउंड बदलते गया। स्वर्गीय पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने हमारे हिंदुस्तान में इसको इंट्रोड्यूस किया इन अ क्लासिकल वे, क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर उसे इस्तेमाल किया, और उसका कुछ डिज़ाइन, उसके कुछ स्ट्रिंग्स चेंज करके उसे क्लासिकल म्यूज़िक के लिए उसको पूरी तरह से बनाया। अब चूंकि मैं शुरू से लाइट म्यूज़िक का ही स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे संतूर ने बड़ा अट्रैक्ट किया अपनी ओर, उसका साउंड मुझे बड़ा पसंद था। सो कुछ सोचा कि कुछ अलग होना चाहिए, तो धीरे 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 फिर मैंने उसे बॉलीवुड या लाइट म्यूज़िक या मॉडर्न म्यूज़िक से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की है, सिर्फ अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है काम। जी सर, आपसे बातचीत में हमने पाया था कि आपने संतूर की या म्यूजिक की कोई क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली है, और आपकी ट्रेनिंग मोस्टली
एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ टॉट रही है। जी जी और आपके जो गुरु थे जी पंडित उल्हास बापट जी, वो एक क्लासिकली ट्रेन्ड म्यूजिशियन थे बिल्कुल और आपने उनसे शिक्षा ली है। जी तो आपने दोनों ही रास्ते देखे हैं, जी जी तो आप इन दोनों में क्या अंतर पाते हैं? देखिए जैसा कि मेरा करियर रहा है, जितना भी मैंने अभी तक काम किया है, तो मेरी शुरुआत सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जब आई वॉज इन 11th और 10th क्लास में मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया था, बट नॉट सो प्रॉपर इन अ वे जो बच्चे आजकल क्लासिकल म्यूज़िक से शुरू करते हैं, तो उस तरह से मेरा बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत एक्सटेम्पोर मैंने इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में आ गया और भगवान का आशीर्वाद था, और धीरे धीरे जो लोगों की फरमाइशें थी, मेरे दोस्तों की, मेरे सर्कल के जितने भी बंदे थे, उन सबका फरमाइश में धीरे धीरे इसे पूरी करते चला गया। बहुत प्रॉपर वे में मैंने कभी म्यूजिक नहीं सीखा। जब मैं कीबोर्ड बजा के 10-12 साल हो गए, उसके बाद मैंने जब संतूर की तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ, तब मेरे पंडित उल्लास बापट जी जो कि मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने फिर क्लासिकल की ट्रेनिंग लेना शुरू की थी। तो अब बात आती है, आपने जो मुझसे सवाल पूछा है कि एक एक्सपीरियंस के बतौर आर्टिस्ट होते हैं और एक वेल ट्रेन्ड आर्टिस्ट होते हैं, तो इन दोनों में क्या क्या अंतर आप पाते क्या अंतर पाते हैं? तो देखिए, हमेशा सीखा हुआ बंदा तो हमेशा अव्वल रहेगा ही, हैं? क्योंकि उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, प्रॉपर सरगम सीखी है, प्रॉपर राग रागिनियाँ सीखी, जो कि हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक एसेट्स है। जी और एक हमारे तरह होते हैं कि जो अपने अनुभव के आधार पर अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को खुश करते हैं। तो दोनों भी मुझे लगता है कि इक्विवेलेंट रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीखा हुआ बंदा है, जो प्रॉपर ट्रेंड बंदा है, वो कहीं ना कहीं मैं उसे ही ऊपर मानता हूँ। अच्छा। आपने संतूर को मॉडर्न म्यूजिक और बॉलीवुड के साथ ब्लेंड करके एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था। जी क्योंकि संतूर को तो हम क्लासिकल म्यूजिक या कठिन रागों को बजाने के लिए जी ही जानते हैं। जी तो आपने जब इसे ब्लेंड किया, ये एक्सपेरिमेंट आपने किया, तो आपने क्या पाया कि इन दोनों में से ज्यादा एफर्ट किस चीज में लगता है? देखिए, क्या है कि मुझे लगता है कि आफ्टर ऑल हम लोग जो भी म्यूजिशियंस हैं या जो भी आर्ट फॉर्म का जो भी कोई आर्टिस्ट है, तो एक समय के बाद जो उसकी ऑडियंस को, जो उनके लोगों को, जो उनके सुनने वालों को पसंद है, वो ही परफॉर्म करते हैं, अपना एक वे बना लेते हैं। जैसे जो क्लासिकल के आर्टिस्ट हैं, वो एक अपना वे बना लेते हैं कि यार मेरी ऑडियंस को मैं इस तरह से हैप्पी कर सकता हूँ, या इस तरह से उनके दिल में अपनी जगह बना सकता हूँ। तो जब मैं, चूंकि मैं लाइट म्यूजिक का स्टूडेंट रहा था शुरू से, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसे हम इस तरह से किया जाए कि जन जन तक, मतलब पर्सन टू पर्सन को वो चीज़ समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बजा रहा हूँ। Okay. और हमारा बॉलीवुड म्यूजिक पूरी दुनिया में सुना जाता है। हर तबके के लोग, हर क्लास के लोग, हर स्टैंडर्ड के लोग उसे सुनते हैं, चाहे वो ट्रक चलाने वाले हो, ऑटो वाले हो, या कितने भी एलाइट क्लास जेंट्री हैं, वो बॉलीवुड म्यूजिक जरूर सुनते हैं। और जब संतूर जैसे इंस्ट्रूमेंट पर बॉलीवुड म्यूजिक सुन उनके कानों पर पड़ता है, तो वाकई कहीं ना कहीं वो नेचर से भी कनेक्ट होते हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मेरा थॉट था, और बस उसी को लेकर मैं यहाँ तक आया हूँ अभी तक। सर, जब आप लाइट म्यूजिक बोलते हैं, जी, तो लाइट म्यूजिक से क्या मतलब? लाइट म्यूजिक मीन्स शास्त्रीय संगीत से अलग हटके, जो सुगमता से, लाइट म्यूजिक मीन्स सुगम संगीत, ओके। जो सुगमता से जन तक पहुंच जाए। तो लाइट म्यूजिक में क्लासिकल ट्रेनिंग के एलिमेंट्स नहीं होते, नहीं होते, कम होते। तो उसकी ट्रेनिंग क्लासिकल से कैसे अलग होती है? लाइट म्यूजिक इज जस्ट, मैं कैसे इसको डिफाइन कर सकता हूँ आपको, जो आसानी से आप तक पहुंचे, जिसे आसानी से कोई भी समझ सके। जैसे हमारा बॉलीवुड म्यूजिक है, ये लाइट म्यूजिक की श्रेणी में आता है। ओके। है, ये आसानी से हम सॉन्ग्स को कैप्चर कर सकते हैं, आसानी से हम उसको सीख सकते हैं, या हम उसको याद कर सकते हैं। बट आप अगर कोई क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे या क्लासिकल का गायन सुनेंगे, तो आम आदमी उसे जल्दी से ना रिपीट कर सकता है, ना समझ सकता है, जी जब तक आप उसको प्रॉपर उसका ट्रेनिंग ना लो। जी। सो ये लाइट म्यूजिक का एक अपना एक अलग रंग है। वैसे ही फोक्स, आपने म्यूजिक सुना होगा, फोक म्यूजिक
हमारे अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जगहों का म्यूजिक होता है। राजस्थान का रजवाड़ी या गुजरात का गरबा, ये फोक की श्रेणी में आता है। सो म्यूजिक को कुछ अलग अलग पाथ्स हैं, जिसमें क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, सेमी क्लासिकल म्यूजिक, लाइट म्यूजिक। सो दीज आर ब्रांचेस ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक। तो उसमें आपने लाइट म्यूजिक की जी, ले जी। ली है, जो एक सरल फॉर्म ऑफ म्यूजिक सरल फॉर्म, यस। कह सकते हैं। सो आपने ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज के सामने प्ले किया है। जी, आपने हमारे वर्ल्ड के मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने प्ले किया है। जी। आपने शेख हसीना मैम के सामने प्ले किया है। तो सर, वी आर वेरी ईगर टू हियर अबाउट योर मेमोरीज विद आवर बिलवेड प्राइम मिनिस्टर। जी, जब आप उनसे मिले, उन्होंने आपसे क्या कहा, आपका कैसा अनुभव रहा, हम शुरू से सब जानना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। चलिए, ये हुआ क्या था कि मैं अपने घर में बैठा था और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ओर से फ़ोन आया। मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छा सरोद बजाते हैं, सारंग कुलकर्णी जी। जी। सो उनके सारंग कुलकर्णी, अक्षय जाधव और मेरा, हम तीनों का ट्रायो था वहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का वो शो था, जिसमें क्या होता है कि डिप्लोमेट के तहत प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो हर प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर्स को इनवाइट करते हैं और वो राजनीतिक संबंधी या देश के डेवलपमेंट संबंधी उनकी मीटिंग्स होती हैं। तो उन मीटिंग्स के थ्रू, उन मीटिंग्स के टाइम पे थोड़ा सा वो अच्छा म्यूजिक, पीस म्यूजिक सुनना चाहते हैं, जिससे थोड़ा एंटरटेन भी हो, क्योंकि बातें कर करके थक भी जाते हैं अपने। तो उस प्रोटोकॉल में हम लोगों को वहां पर बुलाया था और दिल्ली में हैदराबाद हाउस में वहां पे हमारा शो किया था। तो लगभग 1.25 घंटे तक मोदी जी और हम लोग सिर्फ 10 फीट की दूरी पर, 10 या 15 फीट की दूरी पर हम थे। और बहुत एक्साइटेड थे हम तीनों भी कि इतने बड़े, और सब सच में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी लाइफ में मौका मिल सकता है कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने, और वो भी मोदी जी के सामने, इतनी देर तक बजाने का मौका मिले। सो हम बहुत एक्साइटेड थे। हम दिल्ली पहुंचे और सुबह हमारा शो का टाइम था आई थिंक 1 बजे के आसपास, लेकिन हम सुबह 8-9 बजे से हमको पूरा सब चेकिंग वेकिंग करके हमको हैदराबाद हाउस पहुंचाया। और फिर बड़ा बेसब्री से हम सभी इंतजार कर रहे थे कि कब दर्शन होंगे बॉस के। धीरे धीरे सभी गेस्ट आने लगे, उसमें रक्षा मंत्री और ये सब बड़े बड़े मिनिस्टर सभी आने लगे। हमने हमारा परफॉर्मेंस शुरू किया, बस आने ही वाले मोदी जी, और वो जो हमें जिन्होंने बुलाया था वो हमारे कांटेक्ट में थे, आई कांटेक्ट में कि आने वाले, और जैसे ही उनका आना हुआ तो उन्होंने हमें देखा ही नहीं, सब उधर ही देख रहे। हम अपने आप समझ गए कि सब उधर देख रहे हैं, मीन्स बॉस आ गए। तो जब फर्स्ट टाइम हमने मोदी जी को देखा, तो आप मानेंगे नहीं, हम लोग ना एकदम, हमारे पैरों के नीचे से जमीन हट गई, क्योंकि आप किसे देख रहे हैं? अपने देश के प्रधानमंत्री को। और इतना ऑरा उनका, यार एकदम चमकते हैं मोदी जी, एकदम आसपास उनका एकदम ऐसा जो हो रहा है। तो हम लोग बहुत मतलब मेस्मराइजिंग हो गए कि क्या बात है। फिर वो हमारे सामने आकर के बैठे और लगभग 1-1.25 घंटा उन्होंने हमें सुना। और हम जो भी परफॉर्म कर रहे थे उस पे मोदी जी टेबल बजा रहे थे। मीन्स एक होता है ना कि एक सिर्फ होता है सुनना, ठाके के सुन रहे हैं, लेकिन मोदी जी वॉज अकम्पनीइंग अस, कि वो जो भी हम सॉन्ग्स या हम बजा रहे थे वो टेबल पे उसके साथ, जैसे नहीं ढोलक बजाते हैं जनरली, ऐसे कॉलेज वॉलेज में हम लोग बैठ के, तो उस तरह से वो एक आर्टिस्ट की तरह हमें संगत कर रहे थे सामने से बैठकर। तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार हम जो भी डिलीवर कर रहे हैं वो डिलीवर हो रहा है प्रॉपर वे में। और हर हमारे हर ट्रैक के बाद तालियां बज रही थी, और शेख हसीना जी के भी कुछ हमने वहाँ के उनके सॉन्ग्स बजाए थे। अच्छा। उनके देश के। सो उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बड़ा अच्छा एक 1-1.25 घंटे का हमारा परफॉर्मेंस हुआ। देन फिर वो हमसे आके मिले, हमसे बातें की। और बस क्योंकि ज़्यादा उनसे बातें भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो प्रोटोकॉल्स, और हम उनकी तरफ से इनवाइटेड थे, हम मोदी जी की तरफ से इनवाइटेड थे। सो बड़ा अच्छा एक अनुभव लाइफ का रहा। तो आपने जो भी बात कही, क्या बात कही? नहीं, देखिए उस समय तो हम ज्यादा उनसे बात नहीं कर सकते थे, जी। और इवन हमें तो उनके पैर छूने की भी इजाजत नहीं थी। हाँ, क्योंकि प्रोटोकॉल्स के तहत बस उन्होंने हाल चाल जाना, और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आज आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमारा दिन बना दिया आपने। काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट जी, है जी, जी, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जी। आपके लिए। अब
सर आपने हॉलीवुड में अवतार फिल्म में संतूर बैकग्राउंड स्कोर दिया है। बॉलीवुड में हीरा मंडी, घर वापसी, पंचायत, कला और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपने संतूर दिया है। कई सारे म्यूजिक कंपोजर्स हैं जैसे अजय अतुल जी, सलीम सुलेमान और हिमेश रेशमिया जी जी इनके साथ भी आपने काफी क्लोजली काम किया है। जी तो सर मेरे यहाँ दो प्रश्न बन रहे हैं। पहला कि अगर हम इन सभी की म्यूजिक स्टाइल्स को समझें या इन सभी की म्यूजिक स्टाइल्स को देखें तो काफी डाइवर्स है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ फास्ट पेस्ड है, कुछ स्लो पेस्ड है, किसी की कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं। बिल्कुल और एक मॉडर्न म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा होते हुए भी जी संतूर सबको आकर्षित कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ इन उंगलियों के साधना को आप कैसे मेंटेन करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपना काम करते हैं बड़ी ही ईमानदारी के साथ और उसमें आपके गुरुओं का, आपके माता पिताओं का जब आशीर्वाद आपको मिलता है, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है, तो धीरे धीरे रास्ते बनते जाते हैं। और मैंने सच में, मैं कह रहा हूँ, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ और बहुत कम संसाधनों में मैंने अपना म्यूज़िक शुरू किया था। और सिर्फ मैं तो सोच सोच भी नहीं पाता था कि कभी मैं इन लोगों को पास से भी देख पाऊंगा। बस आप अपने रास्ते पे चलते चलो तो ऊपर वाला अपने आप रास्ते खोलते जाता है। अभी कई सारे आपने जो नाम लिए, कई सारे प्रोजेक्ट्स मैंने इनके साथ किए हैं और आप यकीन मानिए कि सभी का एक स्टाइल अलग है। अमित त्रिवेदी जी का एक स्टाइल अलग है, उनके सॉन्ग्स का एक फ्लेवर अलग है, सलीम जी का एक अलग फ्लेवर है, अजय अतुल जी का एक अलग ही फ्लेवर है। अभी शेखर जी के साथ भी मैंने 2 गाने रिसेंटली किए, उनका भी एक अलग म्यूजिक सोचने का एक तरीका है। सो जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, हम एकदम खुले दिमाग से कुछ काम करते हैं, तो हम उनका आइडिया या उनका जो म्यूजिक है उसको पकड़ लेते हैं। जी। सो बस ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। पर सर जैसे एक मॉडर्न इक्विपमेंट्स का काफी बड़ा ऑर्केस्ट्रा है, जी जी फिर भी आपने संतूर चुना। जी आप चाहते तो कोई और मॉडर्न इक्विपमेंट चुन सकते जी। थे, कोई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट चुन सकते थे जिससे शायद आपकी बॉलीवुड में या हॉलीवुड में एंट्री काफी जल्दी और आसान भी हो सकती थी। तो संतूर ही क्यों? एक्चुअली संतूर के पहले मैं कीबोर्ड बजाता था और मैंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से 3 या 4 साल का ग्रेडिंग कोर्स भी किया था और वो भी बहुत अच्छे से मैंने पास किया था। कई सारे प्रोजेक्ट्स क्षेत्रीय लेवल के, जिसमें हम आदिवासी सॉन्ग्स या डिवोशनल सॉन्ग्स, मेरे टी सीरीज के लिए, वीनस के लिए, उस समय मैंने कई सारे, मतलब सैकड़ों प्रोजेक्ट मैंने एज एन अरेंजमेंट मैंने किए थे, अरेंजर किए थे। पर ना, सच कहूं, कहीं ना कहीं दिल में ऐसा लगता था कि यार कुछ कमी है, कुछ कमी है। म्यूजिक ये नहीं है जो हम कर रहे हैं। मतलब मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा था, मैं उन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। जबकि मुझे ये भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं है प्रॉपर। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे अंदर का जो कलाकार है वो कैसे संतुष्ट होगा या कैसे उस अनहद नाद को पाएगा। बट संतुष्टि नहीं थी जब मैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह ये बजाता था। पर मुझे साउंड से बहुत प्यार था, मुझे जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जो साउंड होते हैं इससे बहुत प्यार था। और फिर पता नहीं कैसे ऊपर वाले ने कुछ खेल रचा और मैं संतूर की तरफ आकर्षित हुआ और फिर मैंने धीरे धीरे वो सीखना शुरू किया। मेरा दूसरा प्रश्न यहाँ ये बन रहा है कि आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों के कल्चर और वर्किंग स्टाइल देखे हैं। जी। तो आप कल्चरली प्लस वर्किंग कल्चर में इनमें क्या अंतर पाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक का कोई सीमा नहीं होती है ना। म्यूजिक इज म्यूजिक, सभी जगह आर्ट की इन जनरल कोई हाँ, कोई सीमा नहीं है, वो उसका कोई कुछ शोर नहीं है। हाँ। जब मैं एयर बेंटर के लिए बैकग्राउंड कर रहा था, द लास्ट एयर बेंटर के लिए, अवतार द लास्ट एयर बेंटर के लिए, सो मुझे देखिए, अपने हिंदुस्तान के जितने भी लीजेंड्स म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके साथ तो मैं काम करता ही हूँ, तो उन्हें पता है हमारे म्यूजिक के बारे में कि यार यहाँ पर आप फलाना चीज हमें लगती है तो आप ये बैकग्राउंड के हिसाब से आप ये कर दीजिए, या थोड़ा सैड टाइप का सीन बनाना है तो उस तरह के रागों का हम इस्तेमाल कर लें।
या कुछ हैप्पी दिखाना है तो यार उस तरह का कुछ कर रहे, क्योंकि ये तो हमारा इंडियन लोगों को तो पता ही है। मैं आश्चर्यचकित तब हुआ जब मैं यशराज में बैठ के एयर वेंडर का कर रहा था बैकग्राउंड स्कोर, और उनके जो एक अरेंजर थे वो इंडिया के, वो सामने बैठे हुए थे कंट्रोल रूम में, और वहां से वीडियो कॉल पर वो रिक्वायरमेंट बता रहे थे कि यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम ऐसा करते अवतार की टीम हैं। से। अवतार की टीम वहां से हाँ। वीडियो कॉल पर थी। आप मानेंगे नहीं हमें, उन लोगों को भी हमारे राग रागनियों को पता है कि यार आप एक काम करो, ए मेजर से आप चारुकेशी बजा दीजिए, आप शिव रंजनी बजा दीजिए, आप अब एक काम करिए ई फ्लैट से यमन कर दीजिए। सो आई वाज शॉक्ड कि यार इन्हें भी पता है सब कुछ, हमारे राग रागनियों के बारे में उन्हें भी पता है सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा क्लासिकल म्यूजिक, हमारी जो रूह है वो सबको पता है कि यार इस तरह से कोई भी सीन को आप हैप्पी या सैड या उस तरह से बदल सकते हैं। तो ये बड़ी बात थी। सर, आपने हीरा मंडी में संजय लीला भंसाली के साथ काम किया है और वो फिल्म जगत में काफ़ी बड़ा नाम है और कई लोग सोच भी नहीं पाते, उनके लिए एक सपना ही रह जाता है उनके साथ किसी वे में एसोसिएट होना, पर आपने उनके साथ हीरा मंडी की है। तो कुछ अनुभव, कुछ लर्निंग्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, पहले तो मुझे वत्साली प्रोडक्शन से फ़ोन आए थे और एक बहुत अच्छी ठुमरी उन्होंने कंपोज की थी। मिस्टर शेल हाड़ा जी जो कि बड़े अच्छे अरेंजर हैं, उन्होंने फुल गेंदवाला मारो, एक बर्नाली जी ने शायद गाया है, हाँ बर्नाली जी ने ही गाया है वो। तो उसमें संतूर के पार्ट्स थे, बहुत अच्छी ठुमरी थी। पहले में हमने वो की, और फिर कुछ 1 डेढ़ महीने के बाद उनका फिर कॉल आया कि अब आपको इसका बैकग्राउंड भी करना है। तो लगभग वो मैंने सारंग कुलकर्णी जो मैंने आपको बताया, वो सरोद प्लेयर मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और नरेंद्र बेंटिक जी ने पूरा हीरा मंडी का बैकग्राउंड स्कोर किया था। तो बस उनके साथ फिर मैंने करीब 6 या 7 सेशंस बैकग्राउंड किए थे। और आप जब भी सोनाक्षी सिन्हा को आप स्क्रीन पे जब भी वो आई है, जी। और तब वो संतूर का बैकग्राउंड या प्लकिंग्स जो मैंने की थी वो आपको सुनाई देगी। और अभी अभी रिसेंटली मुझे 1-2 दिन पहले ही पता चला कि हीरा मंडी को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। जी। उसमें सोनाक्षी को भी शायद कुछ अच्छा एक अवार्ड मिला है, शायद बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का कुछ ऐसा अवार्ड मिला है। तो तो ये जीत पर्सनल की लगती है। बिल्कुल। सर, आपने इंडियाज रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी जी के लिए प्ले किया है जी। और सर जब मैं आपसे मिली थी तो आपने मुझ जैसे पॉडकास्टर को, एक नए पॉडकास्टर को इतना सम्मान दिया, हमारे साथ इतना कुछ शेयर किया। मैं यहाँ ये प्रश्न पूछने के लिए विवश हूँ कि आप इतने हम्बल, इतने ग्राउंडेड, आप ये ऐसे रहते हैं तो ये कहाँ से आता है? सबसे पहले तो आपने ऐसा कैसा कह दिया कि आप एक छोटी पॉडकास्टर है, आप मेरे शहर की पॉडकास्टर है, ये एकदम छोटी तो बिल्कुल नहीं है। थैंक यू। तो देखिए, एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा वैसे कि संस्कार और हम्बलनेस ये ना सब आपको आपके पेरेंट्स और आपके रूट्स से आती है, मतलब खानदान खानदान से आती है। मेरे पापा, मेरे दादाजी, ये सब बहुत ही उनका आशीर्वाद रहा है मुझ पर कि मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ जैसा हूँ। क्या कहूँ इस आपने पर? इतने हम्बली इस प्रश्न का जवाब दिया है। कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना मैं अपनी कब्र जानता क्या हूँ। बात है, क्या बात है। और लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, वाह, मैं मगरूर दरख्तों का हश्र जानता। क्या बात है, क्या बात है। सब ये हम सभी का फेवरेट प्रश्न है। ओ, हम वो किस्सा सुनना चाहते हैं जब आप आपके गुरुजी पंडित उल्हास बापट जी के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने बैठे और जैसे ही स्टेज का पर्दा हटा, लिविंग लेजेंड जी पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी सामने बैठे थे। जी जी जी। वो किस्सा हमें सुनना है। हाँ, मैं जब संतूर सीखना शुरू किया था, मेरे गुरुजी स्वर्गीय पंडित उल्लास बापट जी का बहुत आशीर्वाद रहा है। वो मुझे अपना बेटा ही मानते थे।
और वो जब 60 ईयर के हुए तो हम महाराष्ट्रियन लोगों में एक उत्सव होता है कि षष्ठी पूर्ति महोत्सव। जी। मीन्स आप 60 साल के हो गए हैं तो एक छोटा सा, आई थिंक दादर में रविंद्र नाट्य मंदिर में वो एक शो अरेंज हुआ था। सो उसमें गुरुजी का परफॉर्मेंस था और उसके बाद हम जो स्टूडेंट्स थे, गुरुजी के 3-4 स्टूडेंट्स, उनका भी एक साथ में एक परफॉर्मेंस रखा था। गुरुजी ने आखिरी तक नहीं बताया था कि इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट कौन हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में संतूर लाने वाले पंडित शिव कुमार शर्मा जी, जी। कहीं ना कहीं मेरे जो गुरु थे, वो भी बहुत आदर करते थे पंडित जी का, पंडित शिव कुमार शर्मा जी का, बिकॉज दे आर लीजेंड्स। बहुत, मतलब क्या ही कह सकते हैं। तो जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट की तरफ आकर्षित होते हैं, पता है कि वो शिव जी ही लाए हैं, है ना। संतूर का पर्यायवाची शिव जी है। अच्छा। आज भी एक तो गुरु जी के साथ परफॉर्म करना, उसके बाद अंडर प्रेशर रहते हैं। जो भी म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि आप अपने गुरु के साथ एक मंच पर आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो बहुत प्रेशर रहता है। उसके बाद जब पर्दा खुलता है तो सामने सामने कौन बैठे हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा जी। बाप रे बाप। तो वो शाम, वो 45 मिनट 40 मिनट में मेरे जीवन में कभी नहीं भूल सकता। बहुत, क्या कह सकता हूँ, मेरे पास देखिए वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए। तो बहुत, फिर बाद में बड़ा अच्छा मीटिंग हुआ और सब कुछ। परफॉर्मेंस के बाद आपके गुरुजी ने आपसे कुछ कहा? क्या कहा? मुझे तो डांट बहुत पड़ती थी गुरुजी। मुझे बहुत डांट पड़ती थी क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरे कोई शुरू से बहुत ट्रेनिंग लिया नहीं था शास्त्रीय संगीत का। 10-15 साल कीबोर्ड बजाने के बाद में जब फर्स्ट टाइम गुरुजी से मिला था, उस समय मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सीखते कैसे हैं। तो गुरुजी से मैंने एक ही बात की कि गुरुजी सीखते कैसे, मुझे ये भी नहीं पता। सो धीरे धीरे मैं बहुत डांट खाता था गुरुजी से। वो शायद आजकल के बच्चे नहीं सहन ही नहीं कर सकते, मेरे को जो इतनी डांट पड़ती थी। पर देखिए, ये उनका आशीर्वाद है। आज मैं बॉम्बे में किसी भी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए जाता हूँ तो रिकॉर्डिस्ट है या कोई स्टाफ है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की बातें करते हैं कि जब आपके गुरुजी आते थे तो इस तरह से करते थे और यार, आप में आपके गुरुजी की छवि दिखती है। क्या बात है। तो ये सब ब्लेसिंग्स उन्हीं की है यार, जो भी मैं कुछ हूँ सिर्फ उन्हीं के कारण हूँ। क्या बात है। सर, जब हम आपके संतूर को सुनते हैं तो हम एक ट्रांस मोड में चले जाते हैं। It is easy to say that philosophy and life is translated into your music. थैंक यू। So do you feel that heals the soul? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक तो हमारे जो शास्त्रीय संगीत के इंस्ट्रूमेंट है, ये उनका जादू है। एक्चुअली हमारा कुछ भी नहीं है, हमारी सिर्फ मेहनत है उसके ऊपर। बाकी जो भी डिजाइन किए गए हैं इंस्ट्रूमेंट, पता नहीं किसने किए। फ्लूट है, अपने आप में एक अलग सूल में लेके जाता है। सितार, सरोद, संतूर, ये सब पता नहीं किसने बनाए होंगे ना। कभी सोचो, कभी सोचा नहीं ये बात, ये किसने बनाए होंगे। पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं आदमी के जीवन में। आप संतूर को आंख बंद करके अगर आप एक ट्रिमिलो में उसमें दूंगा तो आपको अचानक ऐसा लगने लगेगा कि नहीं यार, मैं कहीं पहाड़ों में बैठी हूँ या मेरे पास से कहीं नदी बह रही है। तो ये जादू है हमारे संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स का, मुझे ऐसा लगता है। सर, आपके लिए साधना क्या है? क्योंकि साधना का कोई दर्शक नहीं होता हो। आप होते हैं और ईश्वर होते हैं, और आपके बीच ही साधना होती है। बिल्कुल साधना समर्पण होता है। बिल्कुल। पहले प्रेम होता है, फिर त्याग, और फिर मौन। तो साधना आपके लिए क्या है? आपने जवाब दे ही दिया। मेरे लिए साधना सिर्फ इतनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करते चलो। सिर्फ ईमानदारी, कोई उसमें शॉर्टकट मत ढूंढो, कोई किसी चांस के पीछे भागो मत। मेरे गुरुजी कहते थे कि ये जीवन ना सर्कल है, आप अगर किसी चीज के पीछे भागोगे तो वो आगे जाती जाएगी। आप
अपनी जगह पे खड़े रहो, वो चीज घूम के फिर आपके पास आएगी। कितनी बड़ी बात है। सो मैं हमेशा अपना काम ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ करने की कोशिश करता हूँ, और ये चांसेस तो देखो सब अपने आप घूम के आते हैं आपके पास। सर, जैसे आपके और आपके गुरु के बीच जी एक गुरु शिष्य परंपरा थी। जी आज गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ भी शायद कोई नहीं जानता। जी 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 तो क्या आपको लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा और आज की जो परंपराएं चल रही हैं, जी कोई भी आर्ट फॉर्म हो सकता है, मैं सिर्फ संगीत की बात नहीं कर रही हूँ, डांस हो सकता है, कोई और क्रिएटिव फील्ड हो सकता है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता जरूर होती है, और एक गुरु और एक टीचर में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। तो आप इसे किस तरह से समझाना चाहेंगे? देखिए, फिर भी हिंदुस्तान में तो अभी बची हुई है कहीं ना कहीं, भले ही उसका स्वरूप बड़ा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु शिष्य परंपरा है, भले ही कम लेवल पे है। तो मैं सभी को एक ही बात कहता हूँ, इवन जो मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, कि आपको अपने गुरु का चयन खुद करना चाहिए। पहली बात तो, कि कोई भी आर्ट फॉर्म हो, आप म्यूजिक कर रहे हो, आप पेंटिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, आप किसी भी बड़े नाम के पीछे मत भागिए। अगर आप बड़े नाम के पीछे भागेंगे तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आप अपना गुरु स्वयं चुनिए, उनकी भक्ति कीजिए, और देखिए फिर क्यों नहीं फल मिलेगा। बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा है, लेकिन उस बड़े लेवल पे नहीं है। लोग क्या होता है कि बड़े नाम के पीछे भागते हैं। अच्छा, जो बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे हिंदुस्तान में, उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है। वो कैसे सिखाएंगे? समय ही नहीं है उनके पास। इतने सारे शोज हैं, इतने सारे सब बातें रहती हैं, तो फिर उनके पास भी समय होना बहुत जरूरी है। तो बड़े नाम के पीछे ना भागकर आप अपने सहूलियत के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना गुरु चुनिए, जो कि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन दे सके। बाद में फिर आप, जब आप उसमें प्रो लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन आप उतने सक्षम तो बनिए पहले कि हम एक आईआईटी क्लियर कर रहे हैं। आप नर्सरी पढ़े नहीं हो, फिफ्थ पढ़े नहीं हो, आप सीधे आईआईटी पे एडमिशन लेने की सोच कर स्टेप वाइज गाइड स्टेप वाइज होना चाहिए जी। सर, आज किसी को अगर संतूर का ज्ञान प्राप्त करना है जी। तो उनके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? मुझे हजारों मैसेज है मेरे इंस्टा पे, आप कभी देखेंगे हजारों मैसेज है कि आप मुझे, हमें सिखाइए, हमें सिखाइए, हमें सिखाइए। और मैं सभी को एक ही रिवर्ट करता हूँ कि सबसे पहले थोड़ा बहुत म्यूजिक में आप आइए। जस्ट लाइक थोड़ा हारमोनियम सीखिए, ताकि आपके कानों में स्वर आए, म्यूजिक आए। या तबला सीखिए, या हारमोनियम सीखिए, कीबोर्ड सीखिए। जब आप 2-4 साल ये करेंगे जी। तो आपके कानों में स्वर आ जाएंगे, देन यू कैन स्टार्ट संतूर। अब कई लोग क्या होता है कि मंगेश जगताप की ये रील बड़ी हिट हो गई है, तो बस हमको सीखना था। तो म्यूजिकल बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए। तो देखिए, सिंपली गिटार में 6 तार होते हैं, वो ही ट्यून नहीं कर पाते नए बच्चे। तो संतूर में तो 100 तार होते हैं, तो आप कैसे उसको मैनेज कर पाओगे? तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि 2-3 साल थोड़ा हारमोनियम, कीबोर्ड या गिटार इस तरह से सीखिए, स्वर नॉलेज हो जाए, उसके बाद मेरे पास आइए, मैं यहाँ बैठा हूँ सिखाने के लिए। सर, अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो म्यूजिक ने किस तरह से आपकी लाइफ को डिफाइन किया है? थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में मुझे लगता है 10वीं या 11वीं में जब मैं पढ़ता था, तब तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि म्यूजिक और क्या होता है। बस गाने वाले सुनने का शौक, और डांस वांस करते थे दोस्त। लेकिन जिस पहले दिन मेरे मेरे जीवन में संगीत आया जी। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने संगीत के अलावा कुछ दूसरा सोचा ही नहीं। कितनी खूबसूरत बात है। तो जो भी कुछ आज हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक की बदौलत हूँ। मैंने कभी कुछ नहीं सोचा इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं मैंने। कोई प्लान भी है ही नहीं मेरा, ना आगे है। तो ये कहना सही होगा कि संगीत ने आपको संजो के रखा है। सब कुछ दिया है संगीत ने। इवन मेरी वाइफ है, तो वो भी मुझे संगीत के कारण ही मिली। सब कुछ संगीत ने ही दिया है। So nice. सर, हमने आपके लिए एक सेगमेंट डिजाइन किया है, उसका नाम है 100 स्ट्रिंग्स अटैच्ड, क्योंकि संतूर में 100 स्ट्रिंग्स होती है, तो हमने वहां से प्रेरणा लेके एक सेगमेंट आपके लिए बनाया है।
उसमें कुछ प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, आप जिस तरह से चाहे उनका जवाब दे सकते हैं. बिल्कुल. And ask this question. Please, please. Define Mr. Mangesh Jagtap in one word. A simple guy. आपके लिए संतूर क्या है? मेरी लाइफ. क्या आपके संतूर का कोई नाम है? जी, मंगेश का संतूर. क्या? वो कौन सा इमोशन है जो संतूर पर एक्सप्रेस करना हार्डेस्ट है? सैड. सैड. हाँ, क्यों सर? क्योंकि ये अपने आप में हैप्पी इंस्ट्रूमेंट है. सो थोड़ा सा टफ हो जाता है इसमें सैडनेस कैसे निकाले, क्योंकि ये तो हैप्पी है. जी. जी. अ रैप और गजल ऑन संतूर. गजल. आपकी फेवरेट गजल कौन सी? जगजीत सिंह साहब की सारी गजलें फेवरेट है. क्या? ये कागज की कश्ती. क्या बात है. जगजीत साहब की तो बात ही और थी. Who wins when it comes to सुर ताल fights, you or your wife? मैडम, ऑब्वियसली घर भी जाना है. ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है. लता जी या फिर A.R. रहमान साहब? ऑलवेज लता जी. What's your pre-show ritual? ऐसा कुछ जो आप हर शो के पहले करते हैं? बस पूरी टीम को एक हौसला देना कि संभाल लेना मुझे. थोड़ी सी इबादत भगवान की, थोड़ा सा एक कि आज का दिन संभाल लेना बस भगवान. पेप टॉक. हाँ. How's the जोश? How's the Josh? A Hollywood और a Bollywood फिल्म जिसका आपको बैकग्राउंड स्कोर देने का मन रहा है? मन रहा है. हाँ, जिसने आपने चाहा कि मेरा मन था कि मैं सच में मेरी अभी भी इच्छा है कि शायद मैं किसी SRK की फिल्म में मैं थोड़ा सा कुछ बजा दूं और उसमें. आप शाहरुख खान बहुत- सर के फैन? बहुत बड़ा. सर, आपके गुरु पंडित उल्हास बाबर जी से आपकी पहली और आखिरी मुलाकात के बारे में बताइए. पहली मुलाकात तो मेरे गुरुजी से मेरी इंदौर में हुई थी. वो उस समय एक कॉन्सर्ट के सिलसिले में इंदौर आए हुए थे. जी. और उस समय मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी. मैंने उनसे चरण वंदन करके प्रार्थना की कि सर मुझे संतूर सिखाइए आप. क्या बात है. और फिर काफ़ी डिस्कशन के बाद उन्होंने हामी भरी थी, मुझे रजामंदी दी थी कि ठीक है बेटा मैं आपको सिखाऊंगा. तो ये फर्स्ट मुलाकात तो बड़ी हैप्पी रही थी. मीन्स बहुत ही, क्योंकि मुझे मेरे जीवन का एक नया रास्ता मिला था, एक बहुत direction में. एक डायरेक्शन मिला था और मेरे जीवन का सूरज उगा था, मैं ये कह सकता हूँ. क्या बात. लेकिन लास्ट मुलाकात मेरे जीवन का सूरज अस्त हुआ था उस दिन, क्योंकि बॉम्बे में मेरे गुरुजी मेरे सामने ही हॉस्पिटलाइज थे. और पर मैं समझती हूँ कितने सौभाग्य की बात है कि उनके अंतिम दिनों में आप उनके साथ थे. सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता. संतूर विद फ्लूट और संतूर विद सितार? संतूर विद फ्लूट. अच्छा. हाँ, बिकॉज सितार और संतूर बोथ आर स्ट्रोकिंग इंस्ट्रूमेंट. ओके. तो दोनों का एक साउंड लगभग सेम है. हाँ. लेकिन आप फ्लूट के साथ या सेक्सोफोन के साथ या बोइंग इंस्ट्रूमेंट के साथ जब आप उसका कलर देंगे तो दोनों भी डिफरेंट सुनाई देगा. सो फ्लूट. द मोस्ट एंड आल्सो संतूर और फ्लूट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ. क्योंकि हमारे लीजेंड्स जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी, हरि प्रसाद चौरसिया जी की भी शिव हरि के नाम से म्यूजिकल जोड़ी थी और दुनिया भर में बहुत पसंद किया गया. सो इसलिए फ्लूट भी. द मोस्ट यूज्ड म्यूजिक ऐप ऑन योर फोन? तानपुरा आई प्रो. ओके. हाँ, आप बस प्रयास कर. बिल्कुल बिल्कुल. If you have to spend one day of your life, who would you choose? मोहम्मद रफी जी और मिस्टर अरिजीत सिंह? मोहम्मद रफी. One actor or actress you think
would be a great santoor player? मेरे गुरुजी। Who's more dramatic, the music industry or marriage? सर, आपको कैसे पता चलता है कि एक पीस ऑफ म्यूजिक ट्रूली कंप्लीट हो चुका है? कब? परफॉर्मेंस के दौरान या जब आप बना रहे हैं उसे, जब आप उसे तैयार कर रहे हैं, कि वो कंप्लीट हो चुका है? वो कोई क्षण होता है या आप किस तरह से अंदाजा लगाते हैं कि हाँ अब ये तैयार है, अब ये ठीक ठीक है। हाँ अब ये बुन चुका है? हाँ, थोड़ा कठिन है ये क्वेश्चन। मुझे अच्छा लग रहा हो है। सकते हो। देखिए, हर दिन नया होता है और उसी तरह से हमारा प्रोडक्शन का जो वर्क है, हर बार कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं कि इसमें नए से नया हम कुछ इसको मिला सके। और एक क्षण वो आता है कि हाँ, इसके लिए इतना ठीक है, पर्याप्त है। हाँ इतना पर्याप्त है और उतना ही होना चाहिए। जी देखिए, मेरे गुरुजी एक बहुत अच्छी बात कहते थे जी कि हमारा जो म्यूजिक है इस जस्ट लाइक अ श्रृंगार है ना। अगर एक खूबसूरत सी लड़की जैसे आप हो, अगर हम उसे बहुत सारी ज्वेलरी से भर देंगे ना, तो फिर वो उसकी खूबसूरती फिर वो हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। तो एक छोटी सी बिंदी भी उसको खूबसूरत करने में काफी है। सो हम यही सोचते हैं हमेशा कि बहुत ज्यादा उसको ना भरा जाए, हल्का सा कुछ करके आहा हा ऐसा तड़का, एक छोटा सा ऐसा नमक डाल के कैसा एकदम टेस्ट आ जाता है, बस वही हो। तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए उसकी सीमा अलग है। जैसे कि भाषा विज्ञान में भी हमें सिखाया जाता है कि जो काव्य शास्त्र है, हाँ, अगर उसमें अतिशयोक्ति हो जाती है श्रृंगार जी की, जी जी, तो उसका अर्थ खत्म हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी प्रकार बस, संगीत यस के लिए यस, भी जितना पर्याप्त है वो उतना ही अंतर मन से आप समझ जाते हाँ, हो। उतना ही काफी है। जी सर, अगर आप म्यूजिक नहीं चुनते तो क्या चुनते? पता नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैंने इसके बाद कभी कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन हाँ, शायद मैं कहीं, अगर सच में नहीं सोचा, लेकिन अगर मैं म्यूजिक नहीं सुनता तो शायद मैं दूसरे मेरे जो दोस्त है जो मेरे साथ पढ़े हैं, वो कोई रेलवे में जॉब कर रहा है या कोई इस तरह से ही कुछ ना कुछ पका नहीं कर रहा होगा कहीं ना कहीं। So the best advice you got and the best advice you want to give? हमेशा एडवाइस तो मैंने मेरे माता पिता, मेरी वाइफ, मेरे गुरुजी से ही ली है। तो ऑलवेज दे सेड कि हमेशा दूसरों की इज्जत करो, दूसरों को भी बड़ा प्यार करो। जो भी आपके आसपास जो लोग रहते हैं, हमेशा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। ये सारी एडवाइस मुझे हमेशा ही मिलती रहती है। और मैं दूसरों को भी यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप बहुत एक दूसरे से प्यार करो, क्योंकि छोटी सी दुनिया है ये। हम एक दूसरे से लड़ झगड़ के या बैर करके क्या हासिल हो जाएगा। सो सभी को एडवाइस यही है कि बहुत खूबसूरत दुनिया है ये। सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड? मैं ये चाहता हूँ कि जिस भी रास्ते से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, या जो भी ये रास्ता आगे मैं लेके जाऊँगा, या मुझे ऊपर वाला इस रास्ते से लेके जाए ऊपर, मेरे म्यूजिक के थ्रू लोग मुझे आने वाले समय में याद रखें कि यार इसने कुछ चेंज किया था। क्या बात है सर। So that was 100 strings attached and सर, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसे हम द ट्रैप शो कहते हैं। उस सेगमेंट में हम हमारे ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज लाए हैं जिसे हम फरमाइश कहते हैं, जहाँ पे हमारी आपसे एक फरमाइश है जो आप और आपके संतूर अगर पूरी कर सके तो हमारा बहुत बहुत दिन बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, हमारी फरमाइश ये है, वो कौन सी ट्यून है जी जो आपके मन में बजती है जी, जब आप आपकी वाइफ को देखते? तो हम वो संतूर पर सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जरूर सुनाता हूँ। एक
बहुत अच्छी मूवी आई थी, फिल्म रज़िया सुल्तान की। जी उस गीत ने पूरे हिंदुस्तान में, संतूर में, मैंने कहा था ना, जन जन तक उस आवाज को, उस संतूर के साउंड को पहुंचाया था जन जन तक। जी बिकॉज पहले ये शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होता था, लेकिन उस गीत के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सभी को पता चला कि यार संतूर का आवाज ऐसा है। जी तो ए दिले नादा, मेरी वाइफ बहुत अच्छी गाती है और मेरे करियर में उसका भी बड़ा योगदान है, बिकॉज शी इज क्लासिकली ट्रेन सिंगर। तो हम लोग जब भी जैसे मूड में होते हैं तो हम जरूर ये आपस में जैमिंग करते हैं इस गाने के साथ। ए दिले नादा। मजा आ गया। हम अब क्योंकि आपने बताया था आप शाहरुख खान जी के बहुत बड़े फैन हैं, जी जी जी, तो एक गाना उनका हो जाए। बिल्कुल। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले उनका बर्थडे था जी और एक डेडिकेट किया था उन्हें, जो जब हम कॉलेज वाले में पढ़ते थे तो वो गाना ने सभी को बड़ा अट्रैक्ट किया था, तो मुझे भी किया था। हालांकि वो गाना मैंडोलिन पे बजा है। जी आपने देखा होगा शाहरुख जी, खान वो जी। छोटा सा एक जी गिटार, Ukulele type जो यूकेलेली अलग है, हाँ, उस साइज उस का। तरह का। सो मैंडोलिन का वो पार्ट था, तो मैंने इसकी हायर स्ट्रिंग्स पे वो बजा के मैंडोलिन का साउंड निकालने की कोशिश की। क्या बात है सर। गा भी सकती हो। इस आज तो इतना सुंदर हम सुन चुके क्या हैं, बात है, क्या बात। बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए संतूर प्ले किया। हमारा वाकई में बहुत बड़ा सौभाग्य है कि और फिर एक बार मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि एमएसी जो काम कर रही है,
कलाकार के दिल की बात तक आपको पहुंचा रही, तो आप कम ऑन क्लैप को आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करें, आशीर्वाद दें, और इस तरह की बातों को मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में स्प्रेड होना चाहिए कि भले ही वो आर्टिस्ट हो, क्रिकेटर हो, कि वो किस तरह से अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है, ये बात अमेसी आपको सुनाना चाह रही है, तो आप इसको ज़रूर आशीर्वाद दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। Thank you so much. Thank you so much.